इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने शहर से दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने को दौड़ी और घोड़ा दुलत्तियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दी। विक्रमादित्य के रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तब विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे। आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई अपने हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से सब स्तब्ध हो गए। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मुड़ लिए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। अभी वो कुछ दूर चले होंगे, उन्हें तीव्र प्यास लगाई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव पी नहीं सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्कों से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कूल्हों पर सिक्के से दगवाया। फिर जल पी के वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेज दिया कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करें तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दें। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाएं और तुम्हें शिकार दिखा दें तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी
और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने डींगे हाँकनी शुरू की तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रहे हो वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए। उनके खूब आवभगत की। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा वहां से विदाई ली और पूरे साजो सामान के साथ राजा ने वहां से विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य से माल असबाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सामान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चलें? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उनके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली, उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वह गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उनके लिए खाने को भेजी थी, जब उन पर लक्ष्मी रुष्ट थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत खुश हूं। यह देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहां रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जहां पर खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्हें खोया हुआ नौलखा हार टंगा दिखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनहोनी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था,
तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफों को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। बोली, हे राजन, मेरे मति को उस समय ना जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा विपत्ति का था, मुझ पर लक्ष्मी रुष्ट थी, इसलिए वो सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार से उनको बताईं। फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वो अपने नगर में पहुंचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गई। बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूं। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पांव में गिर गए। बोले, हे मां, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। विक्रमादित्य के विनम्रता से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है, जब तक दुनिया में रहोगे लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। आशीर्वाद देकर मां लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले भाग के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा।